आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस के बाद एक बार फिर से निवेश की ओर रुख करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बड़े रईसों की निवेश स्ट्रैटेजीज के बारे में, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में, एचएनआईज के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि उनका पोर्टफोलियो कैसा है और मौजूदा बाजार के हालत में वो कहाँ निवेश की रणनीति बना रहे हैं। और इसके लिए मेरे साथ सुखजीत रे, हेड वेल्थ मैनेजमेंट IIFL सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं, अर्नब पंड्या फाउंडर मनी एडू स्कूल जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सुखजीत आपके पास आऊँगी मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये बताना कि एचएनआई किस तरह के लोग होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे तो कितनी कमाई होती होगी इन लोगों की जिनको आप एचएनआईज बोलते हैं? धन्यवाद कविता जी, मुझे बुलाने के लिए। पहला तो है, अगर डेफिनेशन में मैं अगर जाता हूँ, कोई एचएनआई नॉर्मली 8 से 10 करोड़ का ऊपर का जो नेटवर्थ होता है वो एक कैटेगरी कहला जाता है, उसको मास एफ्लुएंट बोला जाता है। एनी कैटेगरी विच इज मोर देन 15 to 20 crores ऑफ अ पोर्टफोलियोज इज बीइंग नॉर्मली ट्रीटेड एज अ एचएनआई। नो, अगर मैं एचएनआई देखता हूँ, लास्ट 10 साल में अगर आप देखेंगे, देयर आर ह्यूज लॉट ऑफ एचएनआई व्हिच हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो कि ना आज से 10 साल पहले फिनटेक स्टार्टअप चालू किया है, आज के दिन पे शायद वो एचएनआई हो गया बिकॉज उसका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया जरूर कि लास्ट 10 साल में एचएनआई और मास एफ्लुएंट, ये जो दोनों जगह है, इसके अंदर में बहुत सारा ज्यादा पॉपुलेशन है। और अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि उनका इन्वेस्टमेंट का निवेश क्या होता है, एक चीज पहले ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर में दो हिस्सा होता है। एक होता है फैमिली ऑफिसेस। फैमिली ऑफिसेस होता है कि नॉर्मली ट्रस्ट होता है, उसके अंदर में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जहां पे जो वेल्थ होता है उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाता है, पर्सनल वेल्थ एंड फैमिली वेल्थ और द फैमिली ऑफिस वेल्थ। अगर मैं सिर्फ चर्चा करना चाहता हूं एचएनआई या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNWI, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं कि उनका सबसे पहला आता है कि कस्टमाइजेशन। तो अगर मैं कोई नॉर्मल प्रोडक्ट बताता हूं कि अगर मान लीजिए मैं एफडी का बारे में बात करूं, तो शायद उनको उतना ज्यादा दिलचस्प भी नहीं रहेगा कि एक मैं एफडी क्यों करूं या बैंक का एफडी करूं। उनके लिए अगर मैं मुझे फिक्स्ड इनकम प्लान बोल के मुझे बेचना पड़ेगा या उनको अगर से सॉल्यूशन देना पड़ेगा, वो टिपिकली कस्टमाइज्ड होना चाहिए। वो कस्टमाइज होने के लिए मुझे पहला चीज जो ध्यान में रखना चाहिए एक एडवाइजर को, वो है उसका रिस्क एपिटाइट लेवल क्या है, कौन सी उम्र का है, उसका गोल सेटिंग क्या है, ये गोल में उनको क्या वो प्राप्ति करना चाहता है। ये आज से 5 साल बाद वो 25 करोड़ का 50 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर में सुखजीत, हम उसका ये कह रिस्क। सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं क्या कि इनका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की ओर रुझान ज़्यादा रहता है, बाजार में निवेश कम करते हैं क्या एचएनआईज, या वहाँ भी करते हैं? देखिए, इसका एक मिक्स होता है। मैं अगर देखता हूँ कि अगर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। जैसे मैं अगर आपको बोलना चाहता हूँ, मार्केट लिंक डिवेंचर प्लान्स ऐसे होता है, जहाँ पे आपको अगर 18 से 20 महीने का ऐसा प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे आपको बाईबैक हो जाता है और उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। जहाँ पे डायरेक्ट आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट में सिर्फ 10% आपको टैक्स भरना पड़ता है। और अगर आपको उस जोखिम आपका अगर मान लीजिए 9%, 9.5% का ऐसा बहुत इंस्ट्रूमेंट मार्केट में उपलब्ध है, जहां पे 9.5% अगर आपको कमाई मिल जाता है 2 साल के लिए, जहां पे आपको सिर्फ इंडेक्सेशन बेनिफिट देना पड़ता है। नंबर 2, आज के दिन पे कोई भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में मैं बोलता हूँ कि सेकेंडरी बॉन्ड्स में थोड़ा जाते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंदर में बहुत सारा बॉन्ड्स मार्केट में उपलब्ध है। यूपी पावर ले लीजिए, आरएफसी ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, एचडीएफसी। इसका अगर मैं देखता हूँ मौजूदा YTM जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, 9.35 से शुरू होके, ऐसा बैंक भी है जो साउथ इंडियन बैंक बोला जाता है, परपिचुअल में 11.5% 11% तक उनको रिटर्न मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार एक छोटा सा ब्लेंड होना चाहिए इक्विटी और डेट, ये दोनों का बीच में। अभी मान लीजिए ये जो 18 महीने जो चलेगा, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा हाइक हुआ है, यू शुड नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। सो एचएनआई के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यू कैन नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल एंड प्रिवेलिंग इनटू द मार्केट। तो मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए ना, आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो फिक्स्ड इनकम भी हो सकता है, वो इक्विटी भी हो सकता है। आज के दिन पे इक्विटी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। मैं अगर बोलता हूँ कि कोई भी इक्विटी में मेरे सामने हम लोग बहुत ज्यादा क्लाइंटेल मैनेज करते हैं, जो कि एचएनडब्ल्यू है,
इसमें आपको बहुत सारा कस्टमर मिलेगा जो कि ना डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हुँ। कस्टमर है जो कि ना बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये बोलना सही नहीं रहेगा कि वो आपका फिक्स्ड इनकम में नहीं इन्वेस्ट करते, बिकॉज आज के दिन पे 10 लाख रुपया से शुरू करके 1 करोड़ का टिकट साइज में बहुत ज्यादा H&W कस्टमर मुझे मिलता है, हम लोग सेवा करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑफर देते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे सेकेंडरी मार्केट में। साथ अर्नब पंड्या भी जुड़ गए हैं इस बीच और इनसे बात करते हैं। तो अर्नब जी, हम यहाँ पर निवेश स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश कर रहे हैं जो एचएनआईज अपनाते हैं, लेकिन उसमें मैं बारीकी में जाऊँ आपके साथ, मुझे ये बताएं कि क्या उनका निवेश करने का जो तरीका होता है वो क्या रिटेल निवेशकों के जैसा ही होता है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर? क्योंकि एक रिटेल निवेशक शायद अपने लिए घर खरीदना चाहेगा, अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचेगा, अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए सोचेगा। हम एचएनआईज की जब निवेश की सोच की बात करते हैं तो उनके गोल्स क्या होते हैं, उनके फियर्स क्या होते हैं, किस तरह से वो बाजार और तमाम निवेश के विकल्पों को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी, अगर हम देखें तो जो एचएनआई की जो थॉट प्रोसेस होती है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर के सामने एक शायद डिफरेंस ये दिखेगा कि काफी सारे गोल्स के लिए उनके पास एडिक्वेट अमाउंट्स है, लेकिन अब उनका फोकस इस पे है कि वो किस तरह से अपना जो कॉर्पस है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो होती है चेन्नई में, वो ये होता है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी काफी हाई होती है। तो उनका ये भी प्लान होता है कि जब वो निवेश करे तब उनका जो आफ्टर टैक्स रिटर्न आए वो अच्छी तरह से हो। क्योंकि देखिए, एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर आप शायद एक पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें अलग अलग प्रकार के इनकम को जोड़ ले, तो आपके लिए जो बर्डन होगा और जो एचएनआई के लिए बर्डन होगा, तो उसमें फर्क होता है। क्योंकि एचएनआई के लिए जो हायर रेट ऑफ टैक्स, मार्जिनल रेट जिसे हम कहते हैं, वो काफी हाई हो जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि जब एचएनआई का प्लानिंग होता है तब उनके लिए कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं जिससे टैक्स लायबिलिटी या तो कम हो जाए या डिफर हो जाए। इसीलिए हमने देखा है कि जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डेट पोर्टफोलियो है उसमें जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं वो एचएनआई को काफी पसंद होते हैं, क्योंकि उसमें इवन दो आपको लगेगा कि शायद ओवरऑल रिटर्न हाई नहीं है, लेकिन इससे उनके टैक्स लायबिलिटी पे कोई असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स जो डेट में हो, काफी बार वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जैसे फंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो थोड़े लॉन्गर डेटेड हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उसके बाद आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है उससे ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। और मोर इंपॉर्टेंटली, एचएनआईज जब भी चाहे तब वो टैक्स लायबिलिटी अपने आप पे ले सकते हैं, क्योंकि जब ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल ये फंड्स जब आप बेचते हो तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है। तो ये टैक्स का एंगल बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी बात ये भी है कि जब उनके पास उनका पूरा पोर्टफोलियो है तो वो काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां पर वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सके, लेकिन उनको रिटर्न भी थोड़ा अच्छा मिले, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है। देखिए, उनके जो बेसिक गोल्स है उसके लिए तो उन्होंने एक प्लानिंग कर दी है, एक कोर पोर्टफोलियो बना लिया है। फिर उसके बाद की जो रकम रहती है वहां पर भी वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब रोज़ की उधेड़-बुन और रोज़मर्रा के खर्चों की और निवेश करने की चिंता एचएनआईज़ को नहीं होती है। लेकिन अर्नब जी, ये भी समझना चाहूँगी मैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस का एक इस्तेमाल किया जाता है एचएनआईज़ की तरफ से। ये किस तरह की सर्विसेज होती है और लोग इन्हें कैसे समझ सकते हैं? कितनी इनकम के लोग और निवेश क्षमता के लोग इन सर्विसेज को अपना सकते हैं? देखिए, जब आपका इक्विटी के बारे में आपके पोर्टफोलियो में पूरा जो आप चॉइसेस देखते हैं, तो आपके पास एज एन एचएनआई एक ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट इक्विटीज में जाए, आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले। और ये तीसरा ऑप्शन होता है पीएमएस, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। उसमें क्या होता है कि आप अपना पैसा एक पोर्टफोलियो मैनेजर को दे देते हैं और इसमें जो सेबी की तय की गई लिमिट है वो मिनिमम 50 लाख है।
यानी कि आपका मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का 50 lakhs होना चाहिए। तो HNI इसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि देखिए HNI के पास पैसा होता है, पर उनके पास, और यानी कि मोस्ट ऑफ द HNIs के पास टाइम नहीं होता कि वो एक एग्रेसिव बेट ले इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इक्विटीज और उसे मॉनिटर करे, क्योंकि मॉनिटरिंग करना, कब खरीदना कब बेचना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप डायरेक्ट इक्विटीज में लेते हैं। इसीलिए उनके लिए जो PMS प्रोडक्ट है वो एक सरोगेट की तरह हो जाता है कि आप एक थीम नक्की कीजिए, एक स्ट्रैटेजी नक्की कीजिए, और फिर उस हिसाब से जो PMS चला रहे हैं उनको आप पैसा दे दीजिए, तो ताकि आपका पैसा थोड़ा एग्रेसिवली भी इन्वेस्ट हो, एक अलग स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट हो। लेकिन एज एन HNI आपको ये टेंशन नहीं रहती कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या करना है, मॉनिटर करना है। वो सिर्फ एक ही हेड, यानी कि जो PMS का इन्वेस्टमेंट हेड है, उसके तहत ये सब पूरा इक्विटी का एक्सपोजर आ जाता है। तो ये इनका मकसद होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि काफी सारे HNIs PMS का उपयोग भी काफी बड़ी मात्रा में करते हैं। अच्छा सुभजीत जी, HNIs क्या क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाते हैं? बहुत सारा कस्टमर को मैंने जाना है कि जहाँ पे ऑल्टरनेट एसेट में बहुत जन ने क्रिप्टो में पैसा लगाया है, बट हम लोग सजेस्ट कभी भी नहीं करते, बिकॉज ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना सही ढंग में नहीं है। बिकॉज आपको भी मालूम है कुछ दिन पहले जो मार्केट का क्रैश हुआ था, जहाँ पे US मार्केट में क्रिप्टो का क्या सिचुएशन है। अगेन मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, बिकॉज HNW का जो मेन HNI होता है ना, उसको हर दिन का स्कूल का फीस, बच्चे का फीस या बस का फीस ये सोचना नहीं पड़ता है। तो उन लोगों के लिए हर दिन सोचना नया पड़ता है कि व्हाट इज अ न्यू एक्सक्विजिट प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या आ रहा है। थोड़ा मैं ज्यादा रिस्क ले लूं, लेकिन मेरा पैसा अगर 3 साल में डबल हो जाता है या 2 साल में डबल हो जाता है, ऐसा भी सोचना बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि HNW सोचते हैं। बट एडवाइजर का पहला काम ये है कि उसको समझाना कि इसमें जोखिम कितना ज्यादा है। आज का ये पैसा अगर आप 2 करोड़ या 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा जीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट अ रेगुलेटेड करेंसी और प्रॉब्ली टोकन इन इंडिया। बट हाँ, देखा गया है बहुत जन ने इन्वेस्ट किया है। ऑलराइट, चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर HNIs की जो निवेश करने की वजह होती हैं और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका होता है वो एक रिटेल निवेशक से भले ही बहुत अलग हो, लेकिन हाँ, एक बात तो सामने आ रही है कि निवेश रणनीति भले छोटे निवेशक अपनाएं या बड़े रईस अपनाएं, हर किसी को अपने रिस्क एपेटाइट और अपने तमाम लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए, बनानी चाहिए। सुभजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। अर्णव जी, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार सीधा दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और करेंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन हम ब्रेक पर जाएँ उससे पहले एक वो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। ये वो नंबर है जहाँ पर सीधा आप हम तक पहुँच सकते हैं, अपने सवाल जो हैं हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलते हैं इस ब्रेक के